कि PTI के लिए और ख़ास तौर पर PTI के सरबराह इमरान खान के लिए उसके लिए बहुत सी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और उन पर भी मतलब एक नया केस भी किया जा सकता है, या जो पहले से उनके केसेस हैं 9 मई से मुतल्लिक, उसका ये हिस्सा इस बात को बनाया जा सकता है। ज़ैगम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ैगम साहब, जैसे कि नदीम मलिक साहब भी यही कह रहे थे कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से लिए आप क्या समझते हैं कि एक नया मयार कायम हो चुका है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, एक एग्जाम्पल इस फैसले के बाद ज़ैगम साहब कायम हुई है? मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जाम्पल कायम हुई है, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो पहले भी कायम हुई हैं और मिलिट्री में से पहले भी सजाएं हुई हैं और बहुत ही सख्त सजाएं भी हुई हैं, और आला अफसरान को सजाए मौत तक की भी सजाएं हुई हैं। जाहिर है एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अदारा है, और उस डिसिप्लिन्ड अदारे के अंदर जो इनसबऑर्डिनेशन होती है या उसमें कुछ चीज़ों को, कुछ लाइंस को क्रॉस करने की सजा बहुत ही सख्त होती है। ये जो केस है जाहिर है इस वजह से बहुत ज़्यादा अहम है कि इसके साथ साथ पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं। इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात इनफरादी नहीं हैं, वो सिर्फ उस बात का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि एक आला अफसर ने, एक जनरल ने दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद फौज के अंदर के मामलात में कानून को तोड़ा, RB एक्ट को तोड़ा। यहाँ पे जो सियासी सरगर्मियों और सरगर्मियों के साथ इन्वॉल्वमेंट है उसका मामला ज़्यादा अहम है। यानी ये बात भी अहम है कि किस तरीके से उन्होंने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़ाती मफादात उठाए, जैसे कि वो ज़मीनों वगैरह का, लैंड ग्रैबिंग का या उसके मामलात हैं। लेकिन ये ज़्यादा अहम है कि उन्होंने सियासत में किस तरह असरअंदाज होने की कोशिश की, और सियासी तौर पर असरअंदाज होने के लिए उन्होंने जो अपने फौज के अंदर जो ताल्लुकात थे और फौजी अफसर के तौर पर उनका जो असर रसूख था उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके रेपरकशंस जो हैं, उसके असरात जो हैं वो फिर आगे को जाएंगे और पाकिस्तानी सियासत पर उसके असरात मुरतब होंगे। यानी हमें ये देखना है कि 9 मई से इसको कैसे लिंक किया जाता है, और जब 9 मई के साथ इसकी लिंकेजेस निकलती हैं तो फिर उसका जो ताल्लुक है वो PTI से कैसे आगे को बढ़ाया जाता है और साबित होता है। जी, आयशा बख्श साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा बख्श साहबा, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? जैसे कि ज़ैगम साहब भी कह रहे थे कि पॉलिटिकल रेपरकशंस इस फैसले की बहुत ज़्यादा होंगी, पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे आगे, आप क्या समझती हैं? शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल से एक बहुत अहम फैसला है पाकिस्तान की तारीख के हिसाब से देखा जाए। एक साबिक DG ISI को ये सजा होना जिसमें उनका जो किरदार था या जो जिम्मेदारी थी उससे आगे बढ़कर उन्होंने अपने किरदार को, अपने असर रसूख को किस तरीके से इस्तेमाल किया। 15 महीने अगर ये ट्रायल रहा है तो ये हमारी शायद एक तरह से पूरी तारीख की भी नुमाइंदगी कर रहा है। आपके 75 साल में किस तरीके से चीजें कंडक्ट होती रही इस मुल्क में, अपने इख्तियारात को कुछ किरदारों ने किस तरीके से इस्तेमाल किया, नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो 4 संगीन इल्जामात बताया जा रहा है, फिलहाल जो इब्तदाई मालूमात है जिन पर ट्रायल हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब आप ये देखिए, ये स्टेट कह रही है कि वो कितनी अहम जिम्मेदारी के साथ इस ओहदे पर मौजूद थे और वो क्या खिलाफ वर्जी कर रहे थे जो कि रियासत के मफादात के लिए कितनी नुकसानदेह थी। फिर ये कहा जा रहा है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना। एक जानिब ये कहा जा सकता है कि उनका रोल इस तरह का था कि बहुत सी एक्टिविटीज या बहुत सी जॉब्स उनको दी गई होंगी कि आपको ये कंडक्ट करना है, मगर यहाँ कहा जा रहा है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, यानी कि वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे, जो कि उनका रोल नहीं था। आयशा, आपका पॉइंट आ गया, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे, मौक़िफ़ लेंगे आपका। हमें अभी ज्वाइन किया है शहजाद चौधरी साहब ने। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शहजाद साहब, बड़ा फैसला आया है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल की जो कैद है वो सुनाई गई है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये मिलिट्री का या हमारी सर्विसेज का अपना इंटरनल प्रोसेस है, और ये कोई पहले जनरल या पहले इंसानी है अफसर नहीं है जिनको के कैद हुई है। बेशुमार ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पर अफसरान को कोर्ट मार्शल के बाद सजाएं दी जाती हैं, मौत की सजा भी दी जाती है और फांसियां लगाई जाती हैं, होता है। आम तो उसकी तशहीर इतनी नहीं होती जितनी कि आम इस तरह के बड़े केस की होती है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से मैं सुन रहा हूँ जो आपके अभी हम हमारे साथी जी भी बता रहे हैं कि कोई ऐसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई उसके अंदर कोई उसके अंदर सियासी सरगर्मियों की बात की जा रही है, तो जाहिर है कि अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से तजावुज है, अपनी जिम्मेदारियों से तजावुज है, जो नहीं किया जाना चाहिए था। और उसकी फिर आगे और उसकी क्या मुज़रात है, कहाँ पे उसके असरात आए हमारी सलामती के ऊपर, मुल्की सलामती के ऊपर या अफवाज के डिसिप्लिन के ऊपर या उस तरह की चीज़ों पे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये जो था
14 साल की सजा जो हुई है। और एक और चीज हमें ख्याल रखनी चाहिए कि जो भी ट्रायल हो रहा होता है शख्स अफसर या सीनियर अफसर या किसी भी लेवल का, उसको उतना ही हक है कि अपने दिफा में विटनेसेस भी लेके आए और अपने वकील भी अपॉइंट करिए उसका दिफा करने के लिए होता है, और चाहे वो वकील बाहर से भी लिए जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक फेयर ट्रायल उस तरीके से किया जाता है कि दोनों साइड्स पे प्रोसिक्यूशन भी होती है और डिफेंस भी होता है। तो बहरहाल जो हुआ मेरे ख्याल में अपने अंजाम को पहुंचा, इससे बहुत सारे सबक सीखने वाले हैं, और मेरा ख्याल है कि जो लोग इस वक्त अपनी अपनी जगह पे ये बात सबसे बढ़ के बड़ी अहम है शहजाद साहब कि इससे बहुत सारे सबक ऐसे हैं जो कि सीखने वाले। नदीम मलिक साहब की जानिब में ये सवाल लेकर आना चाहूंगी। नदीम मलिक साहब, बहुत सारे सबक हैं जो कि इससे सीखने वाले हैं, एक टाइमलाइन है पूरी हमारे पास। आप क्या समझते हैं कि जो ताकत का गलत इस्तेमाल है, जो इसकी एग्जीक्यूशन है, नदीम साहब क्या समझते हैं इस फैसले के बाद ये जो मामला है इदारा जाती रिफॉर्म तक जा सकता है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ जो है वो सज़ा तक महदूद रह सकता है या बयानात तक महदूद रह सकता है? आगे कितने मेजर चीज़ें हम देख रहे हैं, डायमेंशंस क्या देख रहे हैं नदीम साहब, पॉलिटिकली भी और लीगली भी, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करें तो थोड़ा उस हवाले से भी? जो तो जनरल फैज का ट्रायल है वो तो जनरल फैज और पीटीआई और इमरान खान इसके इर्द घूमेगा, और इनकी सजा का अमल भी सारे इसी मामले से जुड़ा रहेगा। बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही मुनासिब हो। मेरे ख्याल में हमारे एयर मार्शल शहजाद साहब इसके ऊपर ज्यादा राय ले सकते हैं कि इस केस को बुनियाद बनाकर जो आईएसआई के अंदर एक रिफॉर्म का प्रोसेस है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार के अंदर आईजीआई कैसे बनी थी पाकिस्तान में, हमारे यहाँ अगर मेरी उम्र के जितने लोग हैं इस मीडिया प्रोफेशन के अंदर सबको अलग से ये तक पूरी उसकी हिस्ट्री पता होगी कि आईजीआई कैसे बनी, आईजीआई क्यों बनवाई गई थी, मोहतरमा को ताकत से दूर रखने के लिए बनवाई गई थी। तो आईएसआई ने लोगों के इंटरव्यूज तक किए थे, लेकिन उसके बाद कोई रिफॉर्म नहीं हुई। तो मुझे याद है जनरल असद दुरानी भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, जनरल बेग साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, अफसर खान केस के अंदर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, लेकिन ना इदारे के अंदर रिफॉर्म हुई ना उसके ऊपर कभी कोई काम हुआ। तो अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन तो इस हवाले से ना होने के बराबर है, लेकिन जनरल फैज आईएसआई के फॉर्मर डीवी के तौर पर शायद पहले जनरल होंगे जिनको मेन चार्ज जिनके ऊपर जो फ्रेम किया गया 14 साल की सजा का, वो ये है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे और कौमी मफाद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां इन्होंने की, जिसकी बिना पर इनको सलाह दी गई, और फिर जो पोलिटिकल एलिमेंट्स के साथ मिलकर मुल्क को इंतशार में मुलव्वस किया, ये वाले चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए। तो मेरे ख्याल में ये 9 मई और प्रोटेस्ट वगैरह से रिलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में शहजाद साहब अगर इसके ऊपर फर्दर एलेबोरेट कर सकें कि क्या इस केस को बुनियाद बनाकर कोई फौज के अंदर कोई ऐसा ब्रेन स्टॉर्मिंग का या वॉर गेमिंग की जाती है आईएसआई के अंदर रिफॉर्म के लिए, बहुत जरूरी है ये काम किया जाए। आईबी को भी हमारी पोलिटिकल गवर्नमेंट यूज करती है, और आईएसआई बहुत ताकतवर इदारा है और इसकी रीच भी बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आप काउंटर टेररिज्म के लिए भी आईएसआई को इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है माजी के अंदर। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए शायद ये केस बुनियाद बन सकता है। शहजाद साहब जी, शहजाद साहब जी, शहजाद चौधरी साहब हमारी तारीख बदकिस्मती से कुछ ऐसी। हेलो जी सर, प्लीज कंटिन्यू करें शहजाद साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बदकिस्मती से हमारी तारीख कुछ ऐसी ही है, और इसमें यूं है कि ये जो होते हैं जो आपकी जो ड्यूटीज होती हैं जब आप डीजीआईएसआई लगते हैं या आईएसआई में आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें ये शामिल नहीं है कि आप पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करेंगे या आप अपने दफ्तर में, तो उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट लाइंस ऑफ ड्यूटी होती है। तो तजावुज जब कहा जाता है, तजावुज का मतलब होता है कि आपकी जिम्मेदारियां ये थी जो कि लिखी हुई हैं, जो आप इसमें, लेकिन आपने इससे बढ़ के काम किया। अब वो जो बढ़ के काम करना होता है वो हर शख्स की अपनी सवाबदीदे है, वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ये नहीं हम कह सकते कि हर डीजीआईएसआई यही कुछ करता है या यही कुछ करेगा। दूसरी बात ये होती है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करता है, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर, यानी हायरार्की के अंदर तो ऑर्गेनिकली मिनिस्टर को एडवाइजर होता है, लेकिन ये अपने फंक्शन के हिसाब से आर्मी चीफ को भी रिपोर्ट करता है। तो अब इन दोनों अशखास में भी डिपेंडेंट है कि वो उनसे क्या काम लेते हैं। तो अगर वो उससे वो काम लेते हैं और वो तैयार है वो काम करने के लिए, और लेकिन बाद में उसको ये खतरा भी है कि हाँ मैं अपने दफ्तर से और अपनी जिम्मेदारी से डिस्कस कर रहा हूँ, तो फिर उसको तैयार होना चाहिए तमाम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तो ये एक बहुत थिन, बड़े बारीक लाइन है जिसपे चल के को
कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारियों से बना हो सकता है और नहीं हो सकता, उसको रिजाइन कर देना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, जैसा लोगों ने किया। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि जाहिर है अपनी जिम्मेदारियों से बढ़ के बहुत करीब होना चाहते हैं, जैसे कि गालिबन फैज साहब के बारे में था कि ये प्राइम मिनिस्टर जो थे हो सकते हैं उनके साथ बहुत करीब हो गए थे, और उनके करीब होने की वजह से जाहिर है कि फिर इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी सियासी अवामिल शामिल हो गए जिसके बाद इनका ओहदा जो था ये इनका टेन्योर कंट्रोवर्शियल हो गया। तो ये है प्रॉब्लम, बदकिस्मती है हमारी। लेकिन लिखा एज सच कानूनी तौर पर या लीगली या दफ्तरी जिम्मेदारियों के हिसाब से कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनका काम है कि वो सियासत के अंदर मुलव्वस हो। ठीक, दुरुस्त बात है। शहजाद साहब गुजारिश है साथ ही मौजूद रहेगा, ज़ैगम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत अहम पॉइंट है जो कि ये सामने आया, इस पर भी आपने कमेंट किया। ज़ैगम साहब मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी कमेंट कर दें, क्या समझते हैं लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इस फैसले की? ज़ैगम साहब आपके नज़दीक। एक तो इम्प्लीकेशन वो हो सकती है जो हम चाहेंगे, जो नदीम मलिक साहब ने सवाल उठाया है, जिस पर शहजाद साहब ने बात की है कि इस तरह के रिफॉर्म किए जाएं कि जो सियासत के अंदर मुदाखलत है वो कम से कम हो सके। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है ऐसी सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम बन चुका है, और यहाँ पे जो असल इशू था कि एक ऑफिसर ने जो उसको कहा गया था उससे ज़्यादा आगे गए, पर्सनल एम्बिशंस की खातिर उन्होंने वो काम किया जो अदारे के लिए नुकसानदेह था। एक तो ये है। लेकिन दूसरी जो बात है, जो इम्प्लीकेशन जिस पर जाहिर है पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है और आगे करेगा, वो ये है कि इसकी जो सियासी इम्प्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लिए क्या होंगी। क्योंकि अगर ये सियासत में मुदाखलत कर रहे थे तो इसकी दूसरी साइड ये भी बनती है कि सियासत भी फौज के अंदर मुदाखलत कर रही थी। मतलब अगर ये एक सियासी जमात के साथ, उसके सरबराह के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका दूसरी साइड ये भी बनती है कि कोई सियासी जमात का सरबराह जो है वो कोई फौजी अफसर के साथ, एक जर्नैल के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके मतलब ये है कि एक क्रिमिनलाइजेशन का या एक क्रिमिनल जो इल्जाम है वो दूसरी तरफ भी जाती है। अब जो मैंने स्टेटमेंट देखी है, जो खबरें देखी हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि ISPR ने कहा है कि मुल्जिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये शायद फाइनल केस नहीं है। कुछ और जो इल्जामात हैं उनको अलग से भी देखा जा रहा है, उसकी अलग से भी सजा हो सकती है। तो मुझे ये मामला जो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं वो ये है कि इसके PTI के लिए और ख़ास तौर पर PTI के सरबराह इमरान खान के लिए, उसके लिए बहुत सी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और उन पर भी मतलब एक नया केस भी किया जा सकता है, या जो पहले से उनके केसेस हैं 9 मई से मुतल्लिक, उसका ये हिस्सा इस बात को बनाया जा सकता है। ये दुरुस्त बात है ज़ैगम साहब।